मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। मां कल्याणीगढ़ पब्लिक स्कूल से मैं आपका हिंदी शिक्षक एन.के. शर्मा। आज हम अपनी जो हमारी हिंदी की मेन कोर्स बुक है, मुख्य पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड से तीसरा और हमारे सिलेबस में कुल जो 12वें नंबर पर चैप्टर है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज एक बहुत शानदार रचना, एक बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रभावी व्यंग रचना हम पढ़ने जा रहे हैं यशपाल जी की। तो व्यंग रचना को पढ़ने से पहले बहुत आवश्यक है कि हम इसके जो लेखक हैं यशपाल जी का जीवन परिचय थोड़ा सा जान लें, ताकि उनकी जो सोच है, जो उनकी मन स्थिति है, जो उनके विचारधारा है, जब हम उनसे परिचित हो जाएंगे तो स्वाभाविक है ये रचना भी हमें बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो लखनवी अंदाज इस शीर्षक से यशपाल जी का कि हम इस रचना को पढ़ने जा रहे हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1930 में पंजाब के कांगड़ा फिरोजपुर से छावनी से लगा हुआ एक जगह है, वहां पर हुआ था और सन 1976 में 1976 में आपका देहांत हो गया था। ये वो समय था छात्रों जिस समय हमारा देश स्वतंत्र था, उस समय इनका जन्म हुआ था। इनका जो पूरा लेखन कार्य है वो भी लगभग स्वाधीनता संग्राम के चलते हुए और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साथ संपर्क होते हुए किया गया था। तो निश्चित तौर पर इनकी रचनाओं में हमें देश प्रेम भी दिखता है। उस समय की जो तत्कालिक परिस्थितियां हैं उनका भी कुछ ना कुछ हमें आईना दिखलाई पड़ता है। ऐसा माना जाता है भगत सिंह जी वगैरह से आपका काफी मेलजोल हुआ और आप उनसे बहुत प्रभावित थे। आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें आपने बहुत सारी चीजों पर प्रहार किया। जो भी बुराइयां आपने देखी समाज में, उस पर भी आपने काफी व्यंग रचनाएं लिखी हैं। मूलतः आप यथार्थवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। यथार्थ में जो आपको दिखलाई पड़ता है धरातल पर, उसे आप लिखते हैं। कई बार आपने स्वाधीनता आंदोलन के कारण जेल यात्राएं भी की है। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज, अब आप अंदाज से समझते हैं, अंदाज का मतलब होता है शैली, और लखनवी मतलब लखनऊ के जो तात्कालिक सामंती समाज के जो लोग हैं उनकी जो हाव भाव है, दिखावे की जो प्रवृत्ति है, मूलतः ये रचना उस पर कटाक्ष करती है, उन पर व्यंग करती है। इस पूरी रचना में दो मुख्य बातें हैं। पहली तो ये है कि एक व्यंग ऐसा उन्होंने लिखा है जिस अपनी एक बात को सिद्ध करना चाहते थे। इस यशपाल जी, अक्सर ये कहा जाता है कि कहानी लिखने के लिए, हिंदी में कहानी लिखने के लिए कोई ना कोई कथ्य होना चाहिए, एक विषय वस्तु होना चाहिए। तो इस बात को चुनौती देने के लिए भी इस रचना को उन्होंने लिखा कि भाई कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो देखते हैं उसे भी आप कहानी के रूप में लिख सकते हैं। तो एक अपनी इस बात को, अपनी इस विचारधारा को उन्हें सिद्ध करना था। एक उद्देश्य इस रचना का ये रहा है यशपाल जी का कि कथ्य वथ्य की आवश्यकता नहीं है कहानी लिखने के लिए। हम जो अपने आसपास देखते हैं उसके आधार पर भी कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई हम रचना बना सकते हैं। एक अपनी इस बात को सिद्ध करना था, और दूसरा जो मूल रूप से हमें समझ में आता है इस चैप्टर में, इस पाठ में उन्होंने व्यंग किया है दिखावे की जो परजीवी संस्कृति है, जो दिखावे की एक प्रवृत्ति लोगों में होती है, खासकर जो सामंतवादी सोच के लोग होते हैं। सामंतवादी सोच के लोग माने जो अपने आप को समाज में कुछ विशिष्ट मानते हैं, अपने आप को अलग मानते हैं और थोड़ा सा ऊंचे दर्जे का मानते हैं। ऐसे लोगों का रहन सहन, खान पान और एक दिखावा भरा जो दिखावटीपन जो उनके जीवन में होता है, उस पर इन्होंने इस रचना में बहुत सुंदर व्यंग किया है। और घटना कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात से वो प्रारंभ करते हैं कि एक बार यात्रा करने के लिए वो अचानक सेकेंड क्लास के एक स्लीपर कोच में वो चढ़ गए, और वहां पर पहले से एक व्यक्ति इसी तरह की मानसिकता के, लखनवी अंदाज के, मानो कि लखनऊ के नवाब हों,
ऐसा एक दिखावटी जीवन जीने वाले व्यक्ति पहले से बैठे थे और लेखक के जाने से मानो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, उत्सुकता नहीं हुई। और लेखक भी बड़े आनंद के साथ अपने सफर को काट रहे थे। लेखक ने भी सोचा था कि मैं जाऊंगा, वहां पर सीट मिल जाएगी, आसानी से बढ़िया खिड़की के पास बैठूंगा और कुछ साहित्य के विचारों को करते हुए कोई नई रचना लिखूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि चूंकि पहले से उस कूपे में, उस डिब्बे में, उस बोगी में एक व्यक्ति बैठे थे महाशय, बड़े फैल पसर के, और उन्होंने, लेखक ने देखा कि उनका अंदाज क्या था, उनके बैठने की जो स्टाइल क्या थी, कि बड़े पैर वैर फैलाए और बगल में एक नैपकिन बढ़िया सा धुला हुआ तौलिया रखा हुआ है, उस पर कुछ खीरा रखा हुआ है। और बड़ा ही, जैसे ही लेखक वहां पर घुसे, उस इंटर किया उन्होंने बोगी में, तो उन्हें लगा कि कौन आ गया, मानो उनके आनंद में थोड़ा सा खलल पड़ गया। और फिर लेखक ने जो जिस अंदाज में लिखा है, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक बात को उन्होंने एक एक पैराग्राफ में वर्णन किया कि वो खीरा को काटने के बाद उन खीरों को थोड़ा सा कहा कि आप भी टेस्ट करेंगे क्या। लेखक ने कहा नहीं भाई, मुझे टेस्ट नहीं करना है। लेखक ने ना का जवाब दिया। भले लेखक चाह रहे थे कि मैं खाऊं, लेकिन चूंकि उनका हाव भाव, चेहरे के हाव भाव ऐसे थे कि वो लेखक का आना उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, रास नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि लेखक जैसा छोटा व्यक्ति कैसे उनके सामने बैठ के सफर कर सकता है। मानो वो जैसे बड़े लोग होते हैं, थोड़ा दिखावा ज्यादा करते हैं कि सबके सामने भोजन नहीं करना है, या हम कैसे खाते हैं, हमारी स्टाइल अलग होती है, कैसे कोई आम आदमी हमको देख लेगा खाते पीते। इस तरह का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ, एक सामंती जीवन जीने वाला, एक ऐसी विचित्र बनावटी शैली का जीवन जीने वाला व्यक्ति जब सामने बैठा हो, तो लेखक कहते हैं मुझे और कुछ लिखने की जरूरत ही क्या है, कहीं और से विषय लेने की जरूरत ही क्या है। तो लेखक ने पूरा चैप्टर लिख दिया उन पर कि कैसे उन्होंने खीरे के लिए लेखक से पूछा कि आप भी खाएंगे क्या, शौक फरमाएंगे क्या। कुछ उर्दू शब्दों का इसमें अच्छा प्रयोग किया हुआ है लेखक ने, कि वो लेखक से कहते हैं खीरा आप भी खाएंगे, तो लेखक मना कर देते हैं। हालांकि मन में रहती है, लेकिन चूंकि उनकी खुशी नहीं झलकती चेहरे से, तो लेखक उन्हें मना कर देते हैं। बाद में किस तरह से वो खीरों को बड़े आराम से धीरे धीरे काटते हैं, उसमें नमक और इस तरह की चीजें मिलाते हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्य लेखक को होता है कि वो खीरे को नाक के पास ले जाते हैं और जैसे उनके मुंह में पानी आ गया हो, उसकी खुशबू लेते हैं और खीरे को खाने की बजाय बाहर डाल देते हैं खिड़की से। एक एक करके पूरे टुकड़ों को उन्होंने जिसे काटा था, खाया एक भी खीरा नहीं, और बड़े लजीज ऐसा उठाते थे, अपने नाक के पास ले जाते थे। लेखक सोचते थे कि खाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उसे सूंघते थे, उसकी खुशबू का एहसास लेते थे, मानो खुशबू से ही उनका पेट भर जा रहा हो, मानो उनका अंदाज खाने का यही हो। और ऐसा बड़े प्यार से देख करके उसे फिर बाहर खिड़की के डाल देते थे। तो लेखक को ये वाली घटना देख करके, उनकी इस व्यवहार को देख करके लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। खीरे को इसने बड़े प्यार से काटा भी, भूख भी लग रही, उसे ऐसा लग रहा था कि वो खाने के लिए बड़े स्वाद से नमक और मिर्च का पाउडर भी उस पर डालता है, लेकिन खीरे को खाने की बजाय सूंघ कर बाहर फेंक दे रहा है। और लेखक कहते हैं कि मैं उसे बड़े ध्यान से जब देख रहा था, मानो अपने आप में बहुत प्रसन्न हो रहा था वो व्यक्ति, कि देखो ये होते हैं बड़े लोगों के ठाठ, खाने का अंदाज ही निराला होता है। वो खाते नहीं है, सूंघ कर ही उनका पेट भर जाता है, मानो वो अपने आप में, अपने अहंकार में ये सोच रहे हों। और लेखक कहते हैं मुझे बड़ी दया भी आ रही थी, बड़ी हंसी भी आ रही थी कि ऐसे लोग भी इस समाज में हमारे पास रहते हैं जो ऐसा दिखावटी जीवन जीते हैं। ऐसे दिखावा करने वाले लोगों को लेखक कहते हैं कि मैं तो पसंद नहीं करता, लेकिन बहरहाल मेरे सफर में मनोरंजन की दृष्टि से जरूर ये व्यक्ति, और खासकर मेरी कहानी लिखने के लिए एक अच्छा विषय तो मुझे मिल ही गया था कि ऐसे लोग भी हैं जो राजसी ठाट बाट में जीना पसंद करते हैं, भले वास्तविकता कुछ भी हो, उसके लिए वो कितना भी उन्हें दिखावा करना पड़े, वो हर तरह का दिखावा करते हैं। और उन्हीं में से एक व्यक्ति
से लेखक की मुलाकात हो जाती है, जो मानो लखनऊ का जिक्र लेखक ने इसलिए किया कि लखनऊ की जो जीवन शैली है, वहाँ नवाब रहा करते थे, बड़े बड़े मुगल साम्राज्य के राजा महाराजा लोग वहाँ पर रहा करते थे। तो वहाँ की संस्कृति थोड़ी सी भोग विलास से भरी हुई और ऐसी राजसी ठाट बाट से जीवन जीने वालों की एक रही है। तो इसीलिए उन्होंने लखनवी अंदाज इस चैप्टर का नाम भी रखा कि उस महाशय को देखकर, जो खीरा खाने की बजाय सूंघकर बाहर डाल रहे थे, उन्हें देखकर उस लखनवी जो साम्राज्य की याद आ गई, जिसके सामंत बहुत ज़्यादा शान और शौकत का जीवन जिया करते थे। मानो अपने आप को भी ये लखनऊ के कोई नवाब साहब समझ रहे हों कि लखनवी अंदाज से ये जीवन जीते हैं। ऐसा एक चैप्टर व्यंग से भरा हुआ हमारी पाठ्य पुस्तक में है। आगे की क्लास में हम इस चैप्टर पे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।